अब हम इस वाले ऑडियो के अंदर कर रहे हैं यूनिट नंबर 6, जो कि हमारा एसोसिएट और जॉइंट वेंचर की बेसिकली थ्योरी या फिर ये कह लो कि बेसिक फैक्ट्स को डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग आ गए पेज नंबर 14.143 पे। यहाँ पे ये बता रखा है कि इंडियस 28 बेसिकली डील करता है जहाँ पे भी जॉइंट कंट्रोल जो होता है और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर एन इन्वेस्टी होता है। बेसिकली सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हमारे एसोसिएट के लिए देखा जाता है और जॉइंट कंट्रोल हमारे जॉइंट वेंचर के लिए देखा जाता है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस जॉइंट वेंचर क्या होता है वो तो हम लोगों ने पीछे यूनिट नंबर 5 के अंदर ही देखा था कि अगर सपोज हमारा कोई भी जॉइंट अरेंजमेंट है जिसमें पार्टीज का जॉइंट कंट्रोल है तो या तो वो हमारा जॉइंट ऑपरेशन बनता है या जॉइंट वेंचर बनता है। फिर अगर सपोज सेपरेट व्हीकल के थ्रू है तो जॉइंट वेंचर भी बन सकता है, जॉइंट ऑपरेशन भी बन सकता है। अगर विदाउट है तो ऑलवेज जॉइंट ऑपरेशन ही बनता है। अगर सपोज हमारा जॉइंट वेंचर बन गया तब भी हम लोग फर्दर इवैल्यूएट करते हैं कि वो सर्कमस्टांसेस वगैरह के बेसिस पे कहीं जॉइंट ऑपरेशन ही तो नहीं है। उसके बाद में हम लोग आगे के सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एंड एसोसिएट जो यहाँ पे दे रखा है, एन एसोसिएट इज एन एंटिटी ओवर विच द इन्वेस्टर हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो जाता है। और इन्फ्लुएंस जो होता है वो बेसिकली किसे मानते हैं? इन्फ्लुएंस जैसे हम लोगों ने जॉइंट कंट्रोल के अंदर पढ़ा था कि पार्टीज ये कही जाती हैं कि जॉइंट कंट्रोल होगा अगर उनका रेलेवेंट एक्टिविटीज के लिए यूनानिमस डिसीजन रिक्वायर्ड होता है जो कि इंपैक्ट कर सकता है रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टर। ठीक है ना, मतलब जिसमें हम लोगों ने बेसिकली किया है उसका रिटर्न इंपैक्ट कर सकता है तब। लेकिन हमारा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस किसे कहते हैं? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कहते हैं कि अगर हम पार्टिसिपेट कर पाते हैं इन दी फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग डिसीजन मेकिंग्स जो हो जाते हैं हमारे, बट नॉट कंट्रोल और जॉइंट कंट्रोल ऑफ दीज पार्टीज। मतलब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब ये नहीं है कि आपका कंट्रोल या जॉइंट कंट्रोल होगा, बस आप किस में पार्टिसिपेट कर पाओगे? फाइनेंसिंग और जो भी ऑपरेटिंग पॉलिसी डिसीजन मेकिंग होती है उसके अंदर। उसके बाद में यहाँ पे ये बोल रखा है कि जो भी आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है वो आप प्रिज्यूम करके चलते हो कि आपका एसोसिएट ही बन जाएगा। फिर हम लोग आगे 14.144 पे जिसमें ये बता रखा है कि हमारे प्रिजम्पशंस क्या होते हैं सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस के। तो ये कह रखा है अगर सपोज किसी भी एंटिटी का 20% और मोर वोटिंग पावर होता है इन्वेस्टी के अंदर, तो ये प्रिज्यूम कर लिया जाता है कि इसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होगा जब तक कि ये क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट ना हो कि उसका इन्फ्लुएंस नहीं है। और यही बात बोली जाती है कि अगर सपोज किसी एंटिटी का लेस देन 20% है तो ये मान लिया जाएगा कि उसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है अनटिल एंड अनलेस सर्कमस्टेंसेस ये बताएं कि नहीं उसका जो है होल्ड है या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है किन चीजों में, हमारे फाइनेंसिंग एंड ऑपरेटिंग पॉलिसी मेकिंग में। अब जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 1 है उसके अंदर दे रखा है साफ साफ की लिमिटेड होल्ड करता है 25% ऑफ द वोटिंग पावर ऑफ द इन्वेस्टी, बैलेंस 75% ऑफ द वोटिंग पावर के कोई और होल्ड करता है। तो क्या हमारा होगा? क्योंकि 25% दे रखा है यानी मोर देन 20% दे रखा है तो हम लोग कहेंगे ऑब्वियसली ये देगा। और इसीलिए ये भी बता रखा है इवन क्वेश्चन में ही कि ये जो डिसीजंस होते हैं फाइनेंसिंग एंड ऑपरेटिंग पॉलिसीज ऑफ द इन्वेस्टी के वो टेकन बाय द इन्वेस्टर्स होते हैं होल्डिंग द मेजॉरिटी ऑफ द वोटिंग पावर। यानी कि एक तरीके से जो भी मेजॉरिटी ऑफ वोटिंग पावर होता है उसमें फाइनेंसिंग एंड ऑपरेटिंग पॉलिसीज जो होती है वो इन्फ्लुएंस कर सकती है। इसीलिए कह रखा है सिंस द अदर 3 इन्वेस्टर्स टुगेदर होल्ड द मेजॉरिटी वोटिंग पावर दे जनरली टेक द डिसीजंस विदाउट टेकिंग द कंसेंट ऑफ ई लिमिटेड। और ई लिमिटेड जो होगा हमारा मतलब हमारे ने 25% कंट्रोल जरूर कर रखा है, लेकिन इनके जो ये फाइनेंसिंग एंड ऑपरेटिंग पॉलिसीज है इनके डिसीजंस ये इसके बिना भी ले लेते हैं। यानी एक तरीके से ये तो फेल हो गया ना हमारा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस शो करने में। इन्वेस्टर्स डू नॉट वोट इन द फेवर ऑफ दोज चेंजेस। अगर सपोज ई कह देता है कि चेंजेस में ये वाले डिसीजंस लेने हैं तब भी जो दूसरे इन्वेस्टर्स हैं वो मानते नहीं है, तो हम लोग ये कह देंगे कि इज नॉट इन अ पोजीशन टू हैव द सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इवन दो उसकी 20% से ज्यादा वोटिंग पावर है तब भी। इसी तरीके से हम लोग कहेंगे कि अब हमारा बेसिकली क्या काम आया? जजमेंट काम आया इन असेसिंग की सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हमारा है या नहीं है। तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है या नहीं है ये कुछ और फैक्टर्स भी डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे कि आपका अगर बोर्ड में रिप्रेजेंटेशन है तो भी हम ये कह सकते हैं कि आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो सकता है इवन दो आपका एक ही बोर्ड में मेंबर क्यों ना बैठा हो, लेकिन तब भी हम कह सकते हैं कि आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो सकता है। जैसे कि इलस्ट्रेशन नंबर 2 के अंदर दिखा रखा है कि कुकू जो है वो 12% करती है यानी लेस देन 20% है, लेकिन बोर्ड कंप्राइज ऑफ 8 मेंबर्स जिसमें से कि 2 मेंबर्स कुकू ने बिठा रखे हैं। यानी कि हमारा इसमें ये जो आंसर है उसके अंदर यही बता रखा है कि चाहे उसका 20% से कम का है लेकिन स्टिल हम लोग ये कह सकते हैं कि उसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। क्यों? क्योंकि जो भी हमारा इवन द वन बोर्ड ऑफ मेंबर जो होता है मे रिप्रेजेंट द सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इवन इफ द बोर्ड मेंबर हैज लेस देन 20% ऑफ द वोटिंग पावर, स्टिल हम लोग ये कह सकते हैं कि इसका इन्फ्लुएंस होता है।
दूसरा जो हमारा पार्ट आ गया जिससे कि मतलब बेसिकली दूसरी कंडीशन जिससे कि हम ये पता लगा सकते हैं कि शायद इसका इन्फ्लुएंस है, तो क्या हो जाएगा, पार्टिसिपेशन इन द पॉलिसी मेकिंग प्रोसेसेस। अगर सपोज डिसीजंस ले सकते हैं जैसे कि डिविडेंड्स या अदर डिस्ट्रीब्यूशंस जो कि बेसिकली रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टर पे अगर हमारा वो इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि शायद इसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 3 में बता रखा है कि एम लिमिटेड होल्ड करता है 10% वोटिंग पावर ऑफ एन इन्वेस्टी, बैलेंस 90% कोई और होल्ड करता है डिसीजंस अबाउट द रेलेवेंट एक्टिविटीज। अब ये जो टर्म है रेलेवेंट एक्टिविटीज, ये कहां पे आया था, हमारा जॉइंट कंट्रोल में आया था। एक्सेप्ट द डिसीजंस अबाउट टेकिंग द बोरोइंग्स ऑफ द इन्वेस्टीज आर टेकन बाय द मेंबर्स होल्डिंग द मेजॉरिटी ऑफ द वोटिंग पावर। तो अब अगर हम देखें एम लिमिटेड का तो मेजॉरिटी पावर है नहीं, यानी एक तरीके से ये जॉइंट कंट्रोल में तो नहीं आ रहा। द डिसीजंस अबाउट टेकिंग द बोरोइंग्स आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन बाय द यूनानिमस कंसेंट ऑफ ऑल द इन्वेस्टर्स। अब क्या बात आ रही है हमारी कि यूनानिमस कंसेंट जो होता है वो भी रेलेवेंट एक्टिविटी होता है। बेसिकली हम लोग ने ये कहा था कि रेलेवेंट एक्टिविटी में अगर आपको यूनानिमस डिसीजन मेकिंग दी जा रही है तो आपका जॉइंट कंट्रोल मान लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है कि डिसीजंस अबाउट टेकिंग द बोरोइंग्स जो है वो मोस्ट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट नहीं कर रही है रिटर्न्स ऑफ द इन्वेस्टी। तो हम ये कह सकते हैं कि जब ये हमारी इन्वेस्टी के रिटर्न्स को ही नहीं अफेक्ट करी तो ये सिग्निफिकेंट या रेलेवेंट तो हुई नहीं। तो एक तरीके से हमने ये कह दिया कि ये हमारा जो है उसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस तो हो गया। क्यों? क्योंकि जो है ये हमारे फाइनेंसिंग डिसीजंस के अंदर जो बोरोइंग्स वगैरह ले रहे हैं उसके अंदर तो इन्फ्लुएंस कर पा रहा है ना अपनी वोटिंग पावर से, लेकिन ये कोई जॉइंट कंट्रोल नहीं बन पाया क्योंकि ये रेलेवेंट एक्टिविटी पर ही अपनी डिसीजन मेकिंग नहीं दे पा रहा है। यही चीज हमारे आंसर में भी बड़े अच्छे से समझा रखी कि एम लिमिटेड है होल्ड करता है लेस देन 20% ऑफ द वोटिंग पावर। तो 20% लेस करने का मतलब हो गया कि इसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस वोटिंग पावर से तो नहीं शो हो पा रहा। कंसेंट इज रिक्वायर्ड टू टेक द डिसीजंस अबाउट टेकिंग द बोरोइंग्स जो कि वन ऑफ द रेलेवेंट एक्टिविटीज है। ठीक है। फर्दर सिंस द डिसीजन अबाउट टेकिंग द बोरोइंग्स आर नॉट द डिसीजंस दैट मोस्ट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द रिटर्न्स ऑफ द इन्वेस्टी, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि इसका जो है वो जॉइंट कंट्रोल है इन्वेस्टी के ऊपर, बट हम बस ये कहेंगे कि क्योंकि रेलेवेंट एक्टिविटी के अंदर वो अपना एक राय रख सकता है इसलिए उसका बस एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। ऐसी जो तीसरी कंडीशन आ जाती है वो हमारी ये आ जाती है कि अगर सपोज कोई मटेरियल ट्रांजैक्शन हो रहा है बिटवीन द एंटिटी एंड इट्स इन्वेस्टी, जैसे आरएस लिमिटेड इज एन एंटिटी एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ फार्मास्यूटिकल्स बता रखा है और वो क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है शेयर कैपिटल ऑफ द इन्वेस्टी XYZ एंड इज होल्डिंग 15% ऑफ द XY की टोटल वोटिंग पावर यानी लेस देन 20। उसके बाद में कह रखा है कि XY इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ प्रोड्यूसिंग पैकिंग मटेरियल फॉर द फार्मास्यूटिकल्स। वन ऑफ द इंसेंटिव्स फॉर द RS लिमिटेड टू इन्वेस्ट इन XY लिमिटेड क्या है हमारा कि ये जो बिजनेस में पैकिंग मटेरियल होगा इसका 90% आउटपुट जो होगा वो RS लिमिटेड में जाएगा। अब ये जो आउटपुट वर्ड है इसे देखते हैं हमें कहीं ना कहीं जॉइंट ऑपरेशन की वो कंडीशंस याद आ जाती है कि अगर आपका जो आउटपुट है वो आपके पास ही जा रहा होगा और जो बेनिफिशियर जो भी मतलब इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे वो भी आप ही को मिल रहे होंगे। तो लेकिन यहाँ पे बोल रखा है 90% जो है वो आउटपुट आप प्रोक्योर कर रहे हो, तो यानी कि सारा का सारा तो नहीं कर रहे, जॉइंट कंट्रोल तो नहीं बना, लेकिन इसका मतलब कहीं ना कहीं आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो उसकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी के डिसीजंस को। यही चीज बता रखी है, सिंस 90% ऑफ द आउटपुट ऑफ XY लिमिटेड इज प्रोक्योर्ड बाय RS लिमिटेड। XY लिमिटेड जो है वो इस पोजीशन में है कि मतलब कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस के लिए उसकी इंपॉर्टेंस जरूरी है। इवन दो RS लिमिटेड होल्ड करे 15% वोटिंग पावर पर फिर भी उसका इन्फ्लुएंस सिग्निफिकेंट मान लिया जाएगा। ऐसे ही कह रखा है कि मतलब चौथी कंडीशन जो आ गई हमारी वो हो गई इंटरचेंज ऑफ दी मैनेजीरियल पर्सनल्स जो हो जाते हैं कि मतलब अगर सपोज हमारे जो मैनेजीरियल पर्सनल्स होते हैं अगर उनका कोई इन्फ्लुएंस आ जाता है तो जैसे यहाँ बता रखा है एक्स एंड वाई जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं सेम इंडस्ट्री के अंदर बट डिफरेंट ज्योग्राफिकल रीजन्स है। एक्स जो है एक्वायर कर रहा है 10% होल्डिंग जो हो जाएगा इन वाई और वो अपने बंदे भी बिठा सकता है सुपरविजन के लिए 2 मैनेजर्स, और ये जो मैनेजर्स होंगे बेसिकली एक्स के द्वारा जो अपॉइंट होंगे वो बोर्ड में भी जाकर उनके सिलेक्शन रिक्रूटमेंट ऑफ द न्यू स्टाफ परचेज ऑफ द न्यू मटीरियल्स और ये सब करेंगे। और यहाँ पे ये बता रखा है कि मतलब वो नेगोशिएट भी करेंगे न्यू परचेज कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ द रॉ मटेरियल और ये रिपोर्ट करेंगे टू वाई का बोर्ड एज वेल एज एक्स का बोर्ड, यानी कि कहीं ना कहीं रिपोर्टिंग हो गई। तो हम ये कह सकते हैं क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा मैटर कर रहे हैं आपके जो कि फाइनेंसिंग और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड हैं, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इनका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। तो यही बोल रखा है कि मतलब क्योंकि वो इलेक्ट कर रहे हैं और इलेक्ट करे हुए बंदे ही हमारा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली हमारा भी इन्फ्लुएंस हो गया। तो वही चीज इस वाले में बता रखे। फिर आ गया हमारा
कंडीशंस नंबर 4 कि अगर सपोज ऐसा हो जाए, 5 आगे हमारा, कि अगर सपोज ऐसा हो जाए बिजनेस चलाने के लिए हम लोगों ने कोई टेक्नोलॉजी या कोई भी पेटेंट वगैरह ले ही सामने वाले से रखा है, तो हमारी एक्टिविटीज को चलाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया इस सच टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर अग्रीमेंट जो हो जाएगा हमारा, तो हम लोग ये मान लेंगे कि ऐसे में क्योंकि बिजनेस को चलाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है डिस्पाइट ऑफ दी होल्डिंग, चाहे वो 20% से कम ही क्यों ना हो। अब हम आगे पेज नंबर 14.147 पे कि कंसीडरेशन ऑफ द पोटेंशियल वोटिंग राइट्स क्या होता है व्हेन असेसिंग द सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। अगर सपोज आज उसने 20% से कम पकड़ रखा है, लेकिन इन फ्यूचर उसके पास में ऑप्शन है या फिर उसके पास में कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स है जो कि कन्वर्टेबल हैं और उनका पोटेंशियल वोटिंग राइट बढ़ सकता है, तो क्या हम उन्हें एसेस करेंगे, क्या हम उन्हें ऐड करेंगे अपने उसमें या नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये बता रखा है कि जो भी एंटिटी होती है मे ओन दी पोटेंशियल वोटिंग राइट्स, इन्हें क्या कहेंगे, वोटिंग राइट्स नहीं कहेंगे, पोटेंशियल वोटिंग राइट्स कहेंगे, जैसे कॉल ऑप्शंस, कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स हो गया या अदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जो भी हो जाएंगे हमारे, जो कि एडिशनल वोटिंग पावर को वो करते हैं और रिड्यूस कर देते हैं, या फिर किसी और की पावर को रिड्यूस कर दें। मतलब वही वाली बात होती है, ना आना भी चाह नहीं होता है वाली चीज हो गई ना, कि या तो हमारी बढ़ा दें या दूसरे वाली की कम कर दें, वो वाली चीज हो गई। तो जैसे यहाँ पे बोल रखा है पोटेंशियल वोटिंग राइट्स जो होते हैं जो हमारे आज यानी कि करंटली एक्सरसाइजेबल होते हैं, सिर्फ वही कंसीडर किए जाते हैं, बाकी के नहीं किए जाते हैं। ठीक है, ये बता रखा है कि पोटेंशियल वोटिंग राइट्स जो होते हैं जो कि करंटली नॉट एक्सरसाइजेबल होते हैं आर नॉट कंसीडर्ड फॉर द असेसमेंट। जो करंटली एक्सरसाइजेबल है सिर्फ वही किए जाएंगे, और इसका रीजन कि नॉट करंटली एक्सरसाइजेबल उसकी कोई भी मतलब फाइनेंशियल पोजीशन या उससे नहीं होता, सिर्फ टाइम लैप्स वगैरह की वजह से ही, यानी कि फ्यूचर इवेंट या फ्यूचर डेट पे क्योंकि एक्सरसाइज किए जा सकते हैं, आज एक्सरसाइज नहीं किए जा सकते, सिर्फ यही रीजन होना चाहिए नॉट एक्सरसाइजेबल का। उसकी कोई फाइनेंशियल कैपेसिटी या कोई और रीजन की वजह से हम लोग ये नहीं मानेंगे कि उसके पोटेंशियल वोटिंग राइट्स जो है वो असरदार नहीं है। हो सकता है वो फाइनेंस अरेंज कर ले, तो इसी वजह से। इसी तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी दे रखा है इलस्ट्रेशन नंबर 7, उसके अंदर बता रखा है कि एंटिटी जो है हमारा उसने करंटली 10% कर रखे है, उसके पास पोटेंशियल 15 है, यानी कि उसके पास में 25% हो जाएगा, मोर देन 25 मतलब मोर देन 20 हो जाएगा। तो और लेकिन इसमें ये बोल रखा है कि जो एंटिटी है उसकी करंटली डज नॉट हैव द फाइनेंशियल एबिलिटी, मतलब अभी उसकी फाइनेंशियल एबिलिटी नहीं है। लेकिन हमने पढ़ा था हमें कोई मतलब नहीं है फाइनेंशियल एबिलिटी है या नहीं है, हमें तो इस चीज से मतलब है कि क्या वो आज एक्सरसाइजेबल है या फिर वो फ्यूचर डेट पे या फ्यूचर इवेंट पे एक्सरसाइजेबल है, जिसकी वजह से आज नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे ये दे रखा है आंसर के अंदर भी कि कंसीडरिंग द पोटेंशियल वोटिंग राइट्स द एंटिटी कैन हैव मोर देन 20% ऑफ द वोटिंग पावर एंड हेंस ये प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि एंटिटी जो है उसका है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर द इन्वेस्टी। ये फैक्ट कि वो डज नॉट हैव द फाइनेंशियल एबिलिटी टू परचेज सच एडिशनल वोटिंग पावर इज नॉट कंसीडर्ड। हमारा ये फैक्ट कोई मतलब नहीं रखता है इन दी असेसमेंट कि हमारा वो क्या माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। ठीक है ना, यही चीज हमारी बेसिकली ये बता रखी कि ये जो होते हैं आर सब्सटैंटिव एंड हेंस नॉट फैक्टर्ड इन दी असेसमेंट। हाउएवर अंडर इंड AS 28 ये चीज बोला गया कि कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं, तो हम ये मान लेंगे कि ये जो है ये सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कैरी कर रहा है। अब हम एक उसमें आ गए कि अगर सपोज हमारा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस जो होता है वो लूज हो जाता है, तो क्या हो जाएगा हमारा। अब ये लूज कब हो सकता है, विद और विदाउट द चेंज ऑफ द ओनरशिप लेवल्स हो सकता है। लॉस मतलब वोटिंग पावर ही तो खत्म हो रहा है सिर्फ, तो वो किसी भी वजह से हो सकता है गवर्नमेंट का कोई रूल आ जाए, कोर्ट का आ जाए, किसी भी चीज का आ जाए। तो अब यही बता रखा है अब हमारा कि हम लोग जब भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारा एसोसिएट है या जॉइंट वेंचर है, तो हम किस मेथड से अकाउंटिंग करेंगे। तो हम लोग बेसिकली इक्विटी मेथड से अकाउंटिंग करते हैं। इन्वेस्टमेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए इनिशियली रिकॉग्नाइज करी जाती हैं एट कॉस्ट, यानी कि जो भी हमारी चल रही होती है उसी पे ही, और फिर एडजस्ट किया जाता है बाद में पोस्ट एक्विजिशन चेंजेस के साथ में कि अगर सपोज कोई प्रॉफिट आ गया या फिर कोई भी लॉस आ गया तो उसे हम इन्वेस्टमेंट में ऐड या लेस करके उसकी एडजस्टमेंट करते चलते हैं। ठीक है, तो उसे ही कहते हैं हम लोग इक्विटी मेथड। और अगर सपोज हमारा कोई अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर कोई भी एडजस्टमेंट या शेयर है तो उसको भी हम लोग अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर ले जाते हैं। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तो कॉस्ट पे कर रहे हैं एडजस्टेड देयर आफ्टर विद द पोस्ट एक्विजिशन चेंजेस, प्लस हम लोग कोई भी अपनी OCI की इनकम वगैरह को रिक्लासिफाई या फिर उस तरीके से एडजस्ट कर देते हैं सामने वाले में ट्रांसफर करके। ठीक है, अब ये बता रखा है कि ये जो होता है ये हम लोग किस चीज के लिए अप्लाई करते हैं, एसोसिएट और जॉइंट वेंचर की अकाउंटिंग के लिए। और हम लोग ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में करते हैं, ये हम सेपरेट
एसोसिएट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं करते हैं। ये जो इक्विटी मेथड है ये बेसिकली कंसोलिडेटेड का एक तरीका, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का तरीका है इंडिया 27 के अकॉर्डिंग। तो उसके लिए हमारे स्टेप्स दे रखे हैं कि सबसे पहले हम लोग इन्वेस्टमेंट जो भी हम लोग कर रहे हैं इन दी एसोसिएट और जॉइंट वेंचर एट कॉस्ट उसे हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं। उसके बाद जो भी हमारी टीएनएल का पार्ट बन के आता है उसे हम लोग ऐड या लेस कर लेते हैं, और जो भी हमारी ओसीआई का पार्ट बन के आता है हम लोग उसे भी ऐड या लेस कर लेते हैं। और जैसे सपोज कभी हमारा कोई डिस्ट्रीब्यूशन रिसीव्ड है तो हम उसकी भी अकॉर्डिंगली जैसे हम डिविडेंड की किया करते थे उसी तरीके से यहाँ पर अकाउंटिंग कर लेते हैं। जैसे हमारी यहाँ पे इवन इलस्ट्रेशन नंबर 28 के अंदर भी पेज नंबर 14.149 पे समझा रखा है कि जैसे सपोज एक जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें ई लिमिटेड ने इन्वेस्ट कर दिया इक्विटी शेयर्स के अंदर बी लिमिटेड के 1 लाख पे और एक्वायर कर लिया 25% शेयर्स जो जाएंगे। ए लिमिटेड ने कंक्लूड किया कि बी लिमिटेड जो है एसोसिएट है हमारी, क्योंकि 25% वोटिंग पावर के अंदर उसने मतलब एक तरीके से पोजीशन ली हुई है। तो उसके बाद में कहा है कि उसने प्रॉफिट अर्न किया 10,000 का और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम किया 2,000 का। हमारा पोर्शन कितना है 25,000, हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी है 1 लाख की। तो हम लोगों ने सबसे पहले इनिशियल रिकॉग्निशन कर लिया किस चीज का कि भाई इन्वेस्टमेंट इन बी लिमिटेड हमने खड़ी कर ली टू बैंक 1 लाख। अब जो हमारा प्रॉफिट हुआ उससे हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, तो इन्वेस्टमेंट इन बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर इन दी प्रॉफिट एंड लॉस। हमारा जितना था 10,000 उसका 25% 2500 आ गया। अब जो हमारी ओसीआई है 2,000 उसका 25% करेंगे तो उससे हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ा लेंगे। इन्वेस्टमेंट इन बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर इन दी ओसीआई ऑफ द इन्वेस्टी करके उसके बाद में आ गया हमारा कि अगर सपोज हमारा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हो गया है 4,000 का तो उसे हम लेस करते हैं, तो हम अपनी इन्वेस्टमेंट उतने से कम कर लेंगे क्योंकि हमारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा, जैसे हम इवन होल्डिंग सब्सिडी में भी करते थे। तो डिविडेंड इनकम अकाउंट डेबिट हो जाएगी, पीएनएल अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितना 4,000 का 25% 1,000 टू इन्वेस्टमेंट इन बी लिमिटेड अकाउंट्स करके। तो वो चीज आ गई है हमारी। यहाँ पे ये बोल रखा है कि अगर सपोज इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो हम लोगों को उस तरीके से रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं होती पीएनएल वगैरह में, हम सीधे इन्वेस्टमेंट से ही उसका वो कर देते हैं। अब हम लोग किस तरीके से कर रहे हैं पोटेंशियल वोटिंग राइट्स को इन इक्विटी मेथड, वो चीज बता रखी है पेज नंबर 14.150 पे कि एंटिटी जो होती है अकाउंट करती है ऑफ इट्स इंटरेस्ट इन द एसोसिएट और जॉइंट वेंचर ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिंग ओनरशिप इंटरेस्ट, कि आज हम कितना होल्ड करें। पोटेंशियल वोटिंग राइट्स के बेसिस पे नहीं किया जाता है फॉर अप्लाइंग द इक्विटी मेथड्स। हम लोग कब करेंगे, तभी जब करेंगे तभी की तभी हम लोग उसे ऐड करेंगे, अदरवाइज हम लोग उसे अकाउंट नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि हम लोग पोटेंशियल वोटिंग राइट्स को इक्विटी मेथड के कंसोलिडेशन में नहीं लेके आते हैं। जैसे मैं बता रखा अगर सपोज पोटेंशियल वोटिंग राइट्स है, पोटेंशियल वोटिंग राइट मतलब बाद में जाके वो हमारे कभी भी इंटरेस्ट में बढ़ जानी है, जैसे कि सीसीपीएस हो गई हमारी कंपल्सरीली कन्वर्टेबल प्रेफरेंसेस, हमें पता है वो फ्यूचर में जाके कन्वर्ट हो जाएंगी हमारी और ओनरशिप इंटरेस्ट बढ़ा देंगी, लेकिन हम लोग उन्हें 109 पर ही करते रहेंगे, आइदर थ्रू एफवीटीपीएल या फिर एफवीटीओ जैसे 109 में किया करते थे। सम केसेस होते हैं जहां पे हम लोगों को ये लगता है कि मतलब अगर हमारी ओनरशिप इंटरेस्ट जो है वो बढ़ सकती है एसोसिएट और जॉइंट वेंचर में, तब हम लोग करते हैं। जैसे कि सपोज हमारा यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि अगर इन्वेस्टर के पास में परचेज ऑप्शन है टू एक्वायर एडिशनल वोटिंग पावर इन द इन्वेस्टी इन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड्स दैट इन्वेस्टर विल ऑल्सो गेट द शेयर इन पीएनएल ऑफ द इन्वेस्टी, तब ही हम लोग उसे अकाउंट कर रहे हैं, अदरवाइज हम लोग नहीं करते हैं। अब यहाँ पे दे रखे हैं कुछ एग्जाम्पशंस की जहां पे आपको इक्विटी मेथड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम लोगों ने जैसे होल्डिंग सब्सिडरी में पढ़ा था ना, कुछ एंटिटीज होती हैं जिन्हें कंसोलिडेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कौन कौन सी थी वो 4 कंडीशंस थी, वही 4 कंडीशंस इवन यहाँ पर भी रिपीट कर रखी हैं कि अगर सपोज ये मान लो कि जो हमारी एंटिटी है वो एक होल्ली ओन्ड सब्सिडरी है या पार्टली ओन्ड सब्सिडरी है और सभी ओनर्स को हम लोगों ने इन्फॉर्म कर दिया, उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि हम कंसोलिडेट नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए अब यहाँ पे इक्विटी मेथड भी कंसोलिडेशन के लिए यूज होता है। अगर हमने इन्फॉर्म कर दिया उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम लोग कंसोलिडेशन नहीं करेंगे, मतलब इक्विटी मेथड नहीं अप्लाई करेंगे। ऐसे ही अगर सपोज हमारी कोई एंटिटी है जो कि अल्टीमेटली या इंटरमीडिएट है, जिसकी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो पब्लिक यूज या कंप्लाई विद द इंड एएस के साथ में जो होती है, या इन विच सब्सिडरीज आर कंसोलिडेटेड और आर मेजर्ड। ऐसी थर्ड कंडीशन दी जैसे डेट और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स जो जाते हैं ऑफ द इक्विटी नॉट ट्रेडेड इन द पब्लिक मार्केट हो जाएगा, या इक्विटी जो है हमारी वो फाइल ना की गई हो, ना ही हमारी वो करी गई हो सिक्योरिटी कमीशन के अंदर, ना पर्पज ऑफ इशूइंग द क्लास ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स इन द पब्लिक मार्केट। तो जब ये 4 कंडीशंस होती थी तो वो एग्जाम्पशन 1 हो जाती थी, एग्जाम्पशन 2 हो जाती थी हमारी वही इन्वेस्टमेंट एंटिटी वाली की। जब भी हमारी एंटिटी जो होती है वो इन्वेस्टमेंट एंटिटी होती है तो उसे कंसोलिडेशन नहीं करना पड़ता है। इसी को यहाँ पे ऐसे एक्सप्लेन करा कि जब भी कभी इन्वेस्टमेंट होगी इन द एसोसिएट और द जॉइंट वेंचर इज हेल्ड बाय और is held indirectly through
कोई ऐसी एंटिटी जो कि वेंचर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन है या म्यूचुअल फंड है, यूनिट ट्रस्ट है, नहीं इन्वेस्टमेंट एंटिटी के लिए ये वर्ड्स यूज करे हुए हैं हमारे वेंचर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन, म्यूचुअल फंड्स, यूनिट ट्रस्ट, सिमिलर एंटिटीज इंक्लूडिंग द इन्वेस्टमेंट्स लिंक्ड इंश्योरेंस फंड्स वगैरह जो जाते हैं, जो कि बेसिकली किस पे वैल्यू करते हैं। हम लोगों ने पहले भी देखा था कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट एंटिटीज होती हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को फेयर वैल्यू थ्रू P&L पे करती हैं। तो यहीं पे ये वाली बात बता रखी है कि जब ऐसी वाली हो जाती हैं तब हम लोग कह देते हैं। फिर तीसरी वाली चीज आ जाती है हमारी कि सपोज ये मान लो कि हमारा जो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है वो किस किस पे है। कोई ऐसी एंटिटी है जिसकी की इन्वेस्टमेंट जो है इन एसोसिएट, अ पोर्शन ऑफ विच इज हेल्ड इनडायरेक्टली थ्रू दी, मतलब कि अभी क्या हो रहा था हमारा कि किसी एसोसिएट वगैरह था जो कि बेसिकली म्यूचुअल फंड्स वगैरह होल्ड कर रहा था। अब यहाँ पे ये चीज आ गया हमारा कि मतलब एक्सेप्शन, अगर सपोज किसी इनडायरेक्टली हम लोगों ने किसी इन्वेस्टमेंट एंटिटी के थ्रू करवा रखी है, तब हम लोग इक्विटी मेथड यूज नहीं करेंगे कंसोलिडेशन के लिए, राइट। एंटिटी मेक्स द इलेक्शन दैट दी, हम लोग इक्विटी मेथड पे रिमेनिंग पोर्शन लगा देंगे। मतलब इसमें ये चीज दे रखा है कि जिस पे हमारा नॉर्मल एसोसिएट का रिलेशन बनता हो उस पे तो हम लोग इक्विटी मेथड लगा देंगे, वरना हम लोग अदर मेथड से जैसे एवीटीपीएल वगैरह से कर देंगे। जैसे क्वेश्चन में भी बता रखा है कि एमएनओ जो है वो क्या चीज होल्ड कर रहा है, हमारा एमएनओ जो है वो 15% कर रहा है डीईएफ के अंदर, और पीक्यूआर जो है वो 10% कर रहा है डीईएफ के अंदर। और पीक्यूआर क्या है, सब्सिडरी ऑफ एमएनओ है, लेकिन पीक्यूआर जो है हमारी वो बेसिकली जो सब्सिडरी है वो एक म्यूचुअल फंड है। अभी अगर म्यूचुअल फंड यानी कि हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी वेंचर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन है, म्यूचुअल फंड है, यूनिट ट्रस्ट है, सिमिलर एंटिटीज अगर होती हैं इन्वेस्टमेंट लिंक्ड इंश्योरेंस फंड्स वगैरह में, तो हम उन्हें सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस में तो काउंट करते हैं, लेकिन उन्हें इक्विटी मेथड के लिए इंक्लूड नहीं करते हैं। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस तो एमएनओ का 15% 25% हो जाएगा, लेकिन इक्विटी मेथड सिर्फ एमएनओ पे जो हमने 15% अकाउंट होल्ड कर रखा है ना वो वाले पे लगेगा, और बाकी पे एग्जेम्पशन अवेल कर सकते हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट एंटिटी में एफवीटीपीएल पे रिकॉर्ड करने वाली। ठीक है, उसके बाद में हम लोग आ गए कि भाई इक्विटी मेथड का क्या क्या प्रोसीजर हो जाता है। तो जैसे कि हम लोग अपने होल्डिंग सब्सिडी वाले में करते थे, वैसे ही यहाँ पे भी किया हुआ है हम लोगों ने कि जो हमारी गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे, कोई भी स्टॉक्स वगैरह कर लेंगे, कोई अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम स्टॉक रिजर्व्स हैं या कुछ हैं तो उन्हें हम लोग माइनस कर लेंगे। हाउ टू डील विद द डिफरेंट रिपोर्टिंग पीरियड्स ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एसोसिएट और जॉइंट वेंचर आ जाएगा हमारा। यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज होनी चाहिए, वही चीज कर रखा था हमारा। अब हम गुडविल कैसे कैलकुलेट करते थे, जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट होती थी उसको हम लोग बेसिकली कंपेयर कर लेते थे उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से। जैसे कि अगर हम बात करें इस इलस्ट्रेशन की, तो इलस्ट्रेशन नंबर 10 के अंदर क्या दे रखा है कि ब्लू लिमिटेड अक्वायर करे 25% ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल। जैसे हम वहां करते थे वैसे करा हुआ है यहाँ पे भी। जैसे कि मतलब क्या कह दिया कि ब्लू लिमिटेड अक्वायर करे 25% हो रहा है हमारा, तो बैंक अकाउंट में से कैसे गया हमारा 1,25,000 चला गया, और जो हमारी फेयर वैल्यू है नेट एसेट्स की वो कितनी है 4 लाख है। तो बेसिकली 4 लाख का 25% माइनस 1,25,000 करके जैसे वहां पे करते थे वैसे कर दिया हम लोगों ने। और यहीं पे ये चीज कह रहा है कि रिमेनिंग यूजफुल लाइफ जो है वो है हमारी 20 और अर्न कर रहा है प्रॉफिट 40,000 और अदर कॉम्प्रिहेंसिव 10,000। तो हम लोग गुडविल निकालने के बाद में जो हमारा प्रॉफिट है उसका शेयर उसके अंदर ऐड कर लेंगे। जैसे 40,000 का 25% हो गया, ओसीआई का 10,000 का 25 मतलब 10,000 का भी हमारा वो चीज आ जाएगा। हमारा कोई भी अगर डेप्रिसिएशन हो रहा है तो उसे भी हम लोग एडजस्ट कर लेंगे कि सपोज ये मान लो कि अगर हमारी जो भी ये 1 लाख का डिफरेंस है ना, 3 लाख और 1 लाख 4 लाख में 1 लाख का जो डिफरेंस है उसे डिवाइड करके 20 से हम लोगों ने उसका 25% कर लिया है, तो वो भी हमारा एडजस्टमेंट ऑफ द डेप्रिसिएशन जो हम लोग वहां पे डेप्रिसिएशन को कहाँ पे लेके जाते थे, फेयर वैल्यू को हम प्रॉफिट्स के अंदर एडजस्ट करते थे ना, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स के अंदर। वही चीज करा हुआ है कि एडिशनल डेप्रिसिएशन होगा तो प्रॉफिट भी हमारा इंक्रीज हो जाएगा बेसिकली, मतलब एक्सपेंस इंक्रीज हुआ तो हमारा प्रॉफिट वैसे हो जाएगा ना हमारा। उसके लिए यहाँ पे आ गया मेरा कि मतलब स्प्लिट करके माइनस करके हम लोग शेयरिंग दी प्रॉफिट आफ्टर दी एक्विजिशन निकाल देंगे, और फिर उसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा कि क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द इन्वेस्टमेंट जो हो जाएगी। जो हमने 1,25,000 निकाली थी उसमें गुडविल नहीं, 1,25,000 जो हमारी बैंक में हम लोगों ने वो की थी, प्लस जो हमारी प्रॉफिट में हमारा शेयर बनता है, प्लस जो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में हमारा शेयर बनता है, उससे हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ा देंगे और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट निकाल देंगे। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स इशूड बाय द एसोसिएट और जॉइंट वेंचर जो जाता है हमारा। यहाँ पे बोल रखा है कि केएल लिमिटेड हैज इन्वेस्टेड इन
50% voting power of a joint venture MN Limited. MN Limited has also issued 10% cumulative preference shares to other investors worth 10 लाख। मतलब क्या बोला है कि मतलब KL लिमिटेड जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है 50% वोटिंग पावर MN लिमिटेड के अंदर, और MN लिमिटेड क्या है, इशू कर रहा है 10% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स टू दी अदर इन्वेस्टर्स फॉर 10 लाख। ड्यूरिंग द ईयर MN लिमिटेड अर्न प्रॉफिट ऑफ 4 लाख, ऑल्सो डिक्लेयर्ड दी डिविडेंड ऑन दी प्रेफरेंस शेयर्स फॉर द करंट ईयर एंड ऑल। तो फिर हम लोग कैसे करेंगे, तो प्रॉफिट बोल रखा है हमारा कि क्योंकि फॉर द ईयर उसने 4 लाख एडजस्ट कर रखा है, मतलब डिविडेंड ऑन दी क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, क्यूमुलेटिव पे चाहे दिया हो या ना दिया हो हम लोग इंटरेस्ट करते ही करते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने 10 लाख का 10% बेसिकली वो माइनस कर लिया अपने प्रॉफिट में से। तो नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू दी होल्डर्स ऑफ द इक्विटी शेयर्स आ गया हमारा 3 लाख, और उसका 50% KL लिमिटेड का 50% शेयर इन दी नेट प्रॉफिट ऑफ MN लिमिटेड आ गया हमारा 1,25,000, और वो हम लोग अपने इन्वेस्टमेंट में बढ़ा लेंगे। वही चीज़ बता रखी है कि ग्रुप का कैसे शेयर बनाएंगे हम लोग एसोसिएट या जॉइंट वेंचर में, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली थ्रू सब्सिडरी। अगर हमारा इन एसोसिएट और जॉइंट वेंचर कर रहा है तो इसके अंदर सबसे बड़ी बात ये दे रखी है, अगर सपोज ये मान लो कि एक होल्डिंग है, उसकी सब्सिडरी है, ठीक है, होल्डिंग ने खुद भी हमारी 20% एक्वायर कर रखी है और सब्सिडरी जो है उसने 10% एक्वायर कर रखी है, तो टोटल इन्फ्लुएंस हो गया 30% हो गया, जो कि 20% से ज्यादा। तो हम लोग कह सकते हैं कि एसोसिएट के लिए वो क्वालिफाई कर गया। ऐसे ही होल्डिंग की जो एसोसिएट और जॉइंट वेंचर है कोई, उसने भी एक्वायर कर रखा है, तो हम लोग कौन सा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस में ऐड करते हैं, हम लोग सिर्फ होल्डिंग और सब्सिडरी ने जो डायरेक्टली होल्ड कर रखा होता है वही लेते हैं। एसोसिएट और जॉइंट वेंचर के थ्रू वाला हमारा होल्डिंग हमारे उसमें ऐड नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे बोल रखा है इट शैल नॉट टू कंसीडर द इंटरेस्ट हेल्ड बाय द सी लिमिटेड विच इज अ जॉइंट वेंचर हो जाएगा हमारा। फिर यहाँ पे दे रखा है व्हेन एन एसोसिएट और द जॉइंट वेंचर का जो सब्सिडरी एसोसिएट और जॉइंट वेंचर होता है द प्रॉफिट और लॉस, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम्स एंड दी नेट एसेट्स जो लिए गए हैं हम लोग उन सबको लेकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड कर लेते हैं। इसी तरीके से हमारे यहाँ पे ये भी बताया गया है एग्जाम्पल के अंदर कि फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज मुझे एक कंपनी को कंसोलिडेट करना है, मैं उसकी एसोसिएट हूँ और मुझे उसे कंसोलिडेट करना है, तो मैं उसे क्या करूंगी, उसकी अपनी भी कुछ सब्सिडरीज एसोसिएट्स वगैरह होंगी, तो जो उसने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए होंगे मैं उसे अपने स्टेटमेंट्स के साथ में कंसोलिडेट करूंगी, जो उसके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे उसको। जैसे यहाँ पे अगर मैं इलस्ट्रेशन नंबर 12 को देखूं तो वो क्या कह रहा है कि एंटिटी ए होल्ड कर रहा है 20% इंटरेस्ट इन दी एंटिटी बी एज एसोसिएट, और फिर उसके बाद में देन इन टर्न हैज 100% इक्विटी इंटरेस्ट इन दी एंटिटी सी, मतलब कि बी की अपनी कोई एंटिटी है सी, और इस बी सी का जो कॉम्बो है इसके अंदर हमारी जो होल्डिंग है वो है ए की 20%। एंटिटी बी रिकॉग्नाइज कर रही है नेट एसेट्स रिलेटिंग टू दी एंटिटी सी ऑफ 1000 in its consolidated financial statements. Entity B सेल कर रही है 20% of its interest in the entity C to a third party जो कि NCI है for ₹300 and recognizes this transaction as an equity transaction इन अकॉर्डेंस विद द पैराग्राफ। ये सब चीजें हो जाएंगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये कह रहा है कि ए और बी की ऐसे समराइज करके दे रखेगी। ए का जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ये है कि इन्वेस्टमेंट इन बी जो है वो 200 है, इक्विटी जो है वो 200 है, और जो बी की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो इस तरीके से हो गई। अब यहाँ पे हमारी कुछ ट्रांजैक्शन जो बताई गई हैं उसके बाद में क्या बनेगा। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि जो एंटिटी बी है, हम अभी ए को इग्नोर कर देंगे, बी और सी का ट्रांजैक्शन देखते हैं। बी और सी जो थे वो होली ओन्ड सब्सिडरी थी बेसिकली। अब हमारी क्या हो रही है, वो वाला पोर्शन जाएंगे जब हम जो पीछे हम लोगों ने करा था कि विदाउट दी लॉस ऑफ कंट्रोल उसने कुछ एनसीआई को बढ़ा दिया है बेसिकली अपना शेयर बेचकर। तो हम लोग वो करते थे ना कि अपना ही एक एंट्री डाला करते थे कि बेचने से हमारे पास आए होंगे पैसे बैंक अकाउंट डेबिट, हमारी एनसीआई बढ़ गई होगी टू एनसीआई टू, जो भी हमारा लॉस या गेन जो भी बना हुआ होगा एनसीआई में, जो हमारे प्रपोर्शन के नेट एसेट्स थे वो उसका परसेंटेज ले लेंगे। कि जैसे यहाँ पे दे रखा है कि नेट एसेट्स 1000 के थे, उसने 20% सेल कर दिया, तो मतलब कि 2000 हो गया, उसने 200 हो गया, उसने जो सेल किया 300 पे किया, 100 का उसका गेन हो गया। तो अगर हम इस एंट्री को लेके चलेंगे तो हमारी क्या वो होगी, इस एंट्री को करने से हमारी एक तो नेट एसेट्स के अंदर बैंक बढ़ जाएगा 300 का क्योंकि वो आया होगा, इक्विटी के अंदर जो है हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा 100 का, और एक तरीके से 300 की हमारी एनसीआई भी बढ़ जाएगी। तो वो चीज हमारी पूरी की पूरी कहाँ पे दिखा दी जाएगी, हमारी वो पूरी की पूरी, जैसे यहाँ पे 1000 प्लस
300 तो आ जाएंगे बैंक में एसेट साइड में, और लाइबिलिटी साइड में 1000 इक्विटी के अंदर प्लस 100 हो जाएंगे हमारी जो अदर इक्विटीज के अंदर आ जाती है हमारी प्रॉफिट, प्लस 200 की जो हमारी एनसीआई आ गई है वो हो जाएगी हमारी। तो वही चीज हमारी इसके अंदर भी दिखाई है कि बी की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ इस कदर दिखेगी कि कैश आ गया, इक्विटी आ गई एनसीआई की, और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट आ गई। अब हम लोगों को क्या करना है, ऑल्दो एंटिटी ए डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द ट्रांजैक्शन, अब ए तो इसे ही कंसोलिडेट करेगा, तो ये कैसे अपना इम्पैक्ट दिखाएगा। बेसिकली इसका जो इंटरेस्ट है वो है 20%। इफेक्टिवली अगर हम देखें तो क्या चीज बड़ी है, हम तो अपना प्रॉफिट में जितना भी हमारा चेंज होता है हम उसे अपने अंदर अकाउंट कर लेते हैं। तो हमारी अदर इक्विटी 100 से बढ़ गई, तो हम अपनी 20 से एक तरीके से अपनी नेट एसेट्स को अगर हम देखें तो हमारी कितने से बढ़ गई, इक्विटी जो थी वो 1000 पहले थी, अब 1100 हो गई बेसिकली, तो उसका 20% 220, यानी कि 20 का हमारा एडिशनल शेयर, वही 100 में 20%, 20 का एडिशनल जो है वो हम अपने में इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। और वही बता रखा है कि हम लोग अपनी रिफ्लेक्शन जो होगी सिर्फ 20 जो हमारे चेंज इन इक्विटी अदर इक्विटी हुआ है उसको हम लोग अपनी इन्वेस्टमेंट में ऐड करके वो कर लेंगे, ना हमारे नेट एसेट्स में कोई फर्क पड़ेगा ना हमारी किसी और चीज में होगा। पोस्ट एक्विजिशन हम लोग बस 20 जो कि हमारी अदर इक्विटी में बढ़ी है उसे कर लेंगे। ये हो गया हमारा एक तरीके से बेसिक्स एसोसिएट का। बाकी जो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाली ट्रांजैक्शन है वो मैंने लास्ट तक ये वाली पूरी यूनिट 5-6 वाले जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसमें कर रखी है कवर।